शीतल की मौत के मामले में नाहर की गिरफ्तारी ने पूरी कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जिस नाहर पर कभी पूरे परिवार को अटूट भरोसा था, आज वही सलाखों के पीछे खड़ा है और हर कोई यही सोचने पर मजबूर है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत उस रहस्यमयी फोन कॉल से होती है, जिसमें कॉल करने वाला खुद को स्पर्श बताकर नाहर को अस्पताल बुलाता है और कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। नाहर बिना शक किए तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खिलाफ पहले से एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी है। अस्पताल में सब कुछ सामान्य नजर आता है। शीतल के कमरे में ऑक्सीजन और मशीनें सही चल रही होती हैं, इसलिए नाहर वापस लौट जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद शीतल के कमरे में आग लग जाती है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ लोगों द्वारा नाहर को कमरे के पास देखे जाने की बात पुलिस के शक को और गहरा कर देती है और पुलिस सीधे गोयनका हाउस पहुंचकर उसे मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वह कॉल किसने किया और किसने इतनी बारीकी से यह जाल बुना कि नाहर सही समय पर अस्पताल पहुंचे और उसी पर सारा इल्जाम आ जाए। शक की सुई सबसे पहले स्पर्श और रोमिल की तरफ जाती है, लेकिन कहानी इशारा करती है कि असली खिलाड़ी कोई तीसरा है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल चला रहा है। रूही पूरे विश्वास के साथ नाहर के साथ खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसी मुश्किल घड़ी में उनका रिश्ता और मजबूत होता दिखाई देता है। जांच के दौरान खुलासा होता है कि आग लगने से पहले सीसीटीवी कैमरे कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे और फायर अलार्म सिस्टम भी डिसेबल किया गया था, जिससे साफ है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे अस्पताल की व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। रूही को पता चलता है कि जिस अनजान नंबर से कॉल आया था, वह फर्जी आईडी पर लिया गया था और कुछ ही घंटों में बंद कर दिया गया। वहीं जेल में बैठा नाहर उस रात की हर बात याद करने की कोशिश करता है और उसे पार्किंग में देखी गई एक संदिग्ध कार का ख्याल आता है, जो आगे चलकर बड़ा सुराग बन सकती है। घर के भीतर भी माहौल बदल चुका है। कुछ लोग खुलकर नाहर के खिलाफ हैं, तो कुछ चुपचाप सब देख रहे हैं। रूही को शक होने लगता है कि साजिश घर और अस्पताल दोनों से जुड़ी है और इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उसी रात अस्पताल के रिकॉर्ड में एक फर्जी विजिटर एंट्री दर्ज हुई थी, जिससे साबित होता है कि कोई पहले से योजना बनाकर अंदर आया था। इसी बीच एक कैदी नाहर को बताता है कि उसने अस्पताल के बाहर किसी को फोन पर काम हो गया कहते हुए सुना था। अब कहानी और ज्यादा रोमांचक मोड़ लेती है जब रूही को यह शक होता है कि कॉल में स्पर्श की आवाज रिकॉर्डिंग के जरिए इस्तेमाल की गई थी। इसका मतलब साफ है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही सही समय पर असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी? क्या नाहर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, या साजिश इतनी गहरी है कि सच सामने आने में अभी और वक्त लगेगा? कहानी अब उस खतरनाक और सस्पेंस भरे ट्रैक पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार शक के घेरे में है और असली चेहरा आखिरी पल में ही सामने आएगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है। रूही अब सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं बल्कि सबूतों के दम पर लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। वह उस फर्जी विजिटर एंट्री की गहराई से जांच करवाती है और पता चलता है कि एंट्री जिस आईडी कार्ड से की गई थी, वह अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी के नाम पर बनी थी, जो महीनों पहले नौकरी छोड़ चुका है। इसका मतलब साफ है कि किसी ने पुरानी जानकारी का फायदा उठाकर पूरी प्लानिंग की है। उधर जेल में नाहर को उस संदिग्ध कार की याद और साफ होने लगती है। वह रूही को संदेश भिजवाता है कि पार्किंग में खड़ी वह कार किसी ऐसे शख्स की थी जो अक्सर गोयनका हाउस के आसपास भी नजर आता था। रूही जब इस दिशा में जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वह कार हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हुई है जो परिवार के बेहद करीब है, लेकिन अब तक शक के दायरे से बाहर था।
यही खुलासा कहानी को नया मोड़ देने वाला है। दूसरी तरफ स्पर्श का व्यवहार और अजीब होता जा रहा है। वह बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि उसे रूही और नाहर से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन कई मौकों पर उसकी घबराहट साफ दिखाई देती है। वहीं रोमिल जरूरत से ज्यादा शांत है, जैसे वह किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर रिश्तों में दरारें गहरी होती जा रही हैं। कुछ लोग रूही का साथ देते हैं तो कुछ उसे ही गलत ठहराने लगते हैं। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब रूही को डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि कॉल इंटरनेट बेस्ड ऐप से किया गया था और आवाज को मॉड्यूलेट किया गया था, यानी स्पर्श की आवाज का इस्तेमाल किसी रिकॉर्डिंग या एडिटिंग के जरिए किया गया था। इससे साफ हो जाता है कि असली साजिशकर्ता तकनीक का भी माहिर है और उसने हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शक का दायरा और बढ़ने वाला है। रूही को एहसास होता है कि मास्टरमाइंड सिर्फ नाहर को फंसाना नहीं चाहता था, बल्कि परिवार के भीतर भरोसे को तोड़ना भी उसका मकसद था। इसी बीच एक और चौंकाने वाला संकेत मिलता है। अस्पताल की आग कोई हादसा नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन के जरिए लगाई गई थी, जो पहले से प्लान की गई थी। अब सवाल यह है कि क्या रूही उस कार के मालिक तक पहुंचकर असली चेहरा बेनकाब कर पाएगी? क्या नाहर जेल से बाहर आकर खुद इस साजिश की कड़ियां जोड़ पाएगा? या फिर असली विलेन आखिरी पल में कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे सच्चाई फिर धुंधली हो जाए? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और खतरनाक पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां हर एपिसोड के साथ एक नया राज सामने आएगा और असली मास्टरमाइंड का चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होगा। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। रूही कार के मालिक तक पहुंचने के लिए आरटीओ रिकॉर्ड निकलवाती है और वहां से जो नाम सामने आता है वह सबको चौंका देता है। कार हाल ही में एक शेल कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड की गई थी और उस कंपनी का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो अब तक खुद को सबसे ज्यादा सहानुभूति दिखाने वाला साबित कर रहा था। यही वह मोड़ है जहां रूही को यकीन हो जाता है कि साजिश सिर्फ नाहर को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बुनियाद हिलाने के लिए रची गई थी। उधर जेल में नाहर को अचानक एक कानूनी मदद मिलती है। एक गुमनाम वकील उसका केस लेने के लिए आगे आता है और दावा करता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो नाहर को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह वकील किसके इशारे पर आया है? क्या वह सच में मददगार है या साजिश का ही हिस्सा? नाहर भी अब समझ चुका है कि यह खेल बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी प्लानिंग टीम शामिल हो सकती है। रूही जब शेल कंपनी की गहराई से जांच करती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी के अकाउंट से उसी रात अस्पताल के एक कर्मचारी के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि अस्पताल के अंदर से भी किसी ने मदद की थी। अब कहानी का शक सीधे उस कर्मचारी पर जाता है जिसने सीसीटीवी और फायर अलार्म सिस्टम को कुछ देर के लिए बंद किया था। लेकिन असली सवाल यह है कि उसे पैसे किसने दिए और क्यों? घर के अंदर भी हालात बेकाबू हो जाते हैं। परिवार के सदस्य दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक जो नाहर को निर्दोष मानते हैं और दूसरे जो अब भी उसे दोषी समझते हैं। इसी तनाव के बीच वह व्यक्ति जिसका नाम शेल कंपनी से जुड़ा है धीरे धीरे घबराने लगता है और अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। उसकी बेचैनी ही रूही के शक को और पक्का कर देती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रूही को एक ऑडियो क्लिप मिलती है जिसमें वही संदिग्ध व्यक्ति किसी से कह रहा होता है, अगर नाहर बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही रूही को यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन तभी एक और झटका लगता है। अस्पताल का वह कर्मचारी अचानक लापता हो जाता है। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। क्या कर्मचारी को चुप करा दिया गया है? क्या असली मास्टरमाइंड खुद सामने आने से पहले सारे सबूत मिटाने में जुट गया है? और क्या रूही सही समय पर उस सच्चाई तक पहुंच पाएगी जो नाहर को आजाद करा सके? आने वाले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा होने वाला है
जहां पहली बार असली साजिशकर्ता का चेहरा आधा उजागर होगा, लेकिन पूरा सच अभी भी पर्दे के पीछे रहेगा। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ रही